हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीके गर्ग। और इस जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के जेई मेन पीवाईक्यू। मॉडर्न फिजिक्स के दो पार्ट, एटॉमिक फिजिक्स जिसे हम एटम भी बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली, वो दो पार्ट हम पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये है थर्ड पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के पीवाईक्यू। स्टार्ट करते हैं बेटा। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई, पहला फॉर्मूला, फिर उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई है ये मास नंबर के पावर 1/3 के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ये कांस्टेंट होता है, एफएम फेम्टोमीटर होता है, जब फर्मी लेवल इसको बोल दिया जाता है। डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई, ये पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है बेटा। पहला क्वेश्चन देखें, इसके ऊपर बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। जो 2026 में एक क्वेश्चन आया इसके ऊपर, वो अलग दो कंसेप्ट को यूज करता है जो बहुत ही कम बुक्स में लिखा है, बट एस सी वर्मा सर ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, तो वो भी देखेंगे। क्या कहता है? मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर। कहता है एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस आधा है। अब अगर आप देखें तो जो रेडियस है इसकी रेशो होती है मास नंबर के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही लिखा था हमने। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? 1/2। इधर क्या ले आओ? क्यूब। तो ये A2/A1 आ गया बेटा। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा? A1/8। तो 192 डिवाइड बाय 8 बेटा 24। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। क्लियर है बेटा? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है? न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1, न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1, वॉल्यूम V1। अनदर न्यूक्लियस हैज मास नंबर A2, वॉल्यूम V2। द रिलेशन बिटवीन मास नंबर देन वॉल्यूम। जो हमारे पास मास नंबर है, जो हमारे पास मान लो मास नंबर है, ये रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल होता है बेटा? क्यूब के। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी तो रेडियस के क्या प्रोपोर्शनल होती है बेटा? क्यूब के। इसीलिए तो डेंसिटी कांस्टेंट कही जाती है बेटा। जो हमने वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें आपको यही बताया था कि ये कांस्टेंट किस तरीके से आ जाता है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से हमें क्या पता चला कि V2/V1 इक्वल टू A2/A1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64 इज 4.8 FM। मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस हैव रेडियस 4 मीटर। मास नंबर बताना है, तो मास नंबर हमारे पास A2/A1, ये R2/R1 का क्यूब हो जाएगा। उल्टा ही चल रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, तो मैंने क्यूब कर दिया। अब रेडियस कितना है? दूसरे का 4, पहले का 4.8 का क्यूब। पहले का मास नंबर कितना है? 64। अब अगर आप देखें, इसको कट कर दें बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2। इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्यूब आ गया बेटा। अब अगर आप यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो A2 क्या आएगा? 1000 डिवाइड बाय 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 64। अगर आप मेरा साथ दें तो ये होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। एक यहां काट दो, एक यहां काट दो, एक यहां काट दो। भाई 64 क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4। एक एक काट दिया तो क्या बच गया? 1000/27। तो यहां हमें x की वैल्यू चाहिए थी, ये कितनी आ जाएगी बेटा? 27। समझे? थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द हीलियम। डेंसिटी की रेशो सभी के लिए डेंसिटी क्या होती है? सेम। यहां पर अगला क्वेश्चन भी यही है। फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A, रेडियस R, द मास डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, इट इज सेम फॉर ऑल। क्या बात समझ में आई? जो वो बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था, ठीक है। बाकी तो 2026 में जो भी क्वेश्चन है, जैसे हमने ये इस वीडियो में कवर किए हैं 2023 से 2025, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। बट ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था। कहता है एटम इज बम्बार्डेड एंड शावर बाय फंडामेंटल पार्टिकल इन 10 सेकेंड। दिस एटम एब्जॉर्ब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 9 न्यूट्रॉन। द परसेंटेज ग्रोथ इन सरफेस एरिया। तो बेटा पहले जो मास नंबर था वो कितना था? 8। अब कितना है?
पहले 8 था, कितने प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लिए 10, कितने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए 9, ये कितना हो गया 27। अब जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है, ये आगे चलकर इसके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन भी आ रखे हैं बेटा। पहले सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, तो ये आ गया ए की पावर 2/3 बेटा। क्या ये बात समझ रहे? तो न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाय ओल्ड सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा ए डैश बाय ए की पावर 2/3, तो कितना हो गया ये 27/8 की पावर 2/3। अब अगर आप देखें 27/8 है, इसको लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब की पावर 2/3, तो ये आ गया बेटा 3 से 3 कट गया 9/4 2.25, यही आएगा बेटा। अब अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालनी है, परसेंटेज चेंज ये क्या होता है, न्यू सरफेस एरिया, एरिया को मैं एस डैश से लिख लेता हूं बेटा, ठीक है, तो एरिया को मैं क्या लिख लेता हूं एस डैश से। तो परसेंटेज चेंज होता है न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इनटू, तो ये कितना आ जाएगा 9/4s माइनस एस बाय एस इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या पूछा, क्या है, ग्रोथ पूछी है, ग्रोथ ये तो आनी चाहिए थी 125% बेटा, ग्रोथ तो 125 आनी चाहिए थी, बट इसने 225 ही दिया हुआ, 125 ऑप्शन में नहीं है। आंसर तो इसका 225 ही है बेटा, बट ग्रोथ यहां पर चेंज नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया कि फाइनल कितने परसेंट हो जाएगा, ठीक है, फाइनल कितने परसेंट हो जाएगा, तो ये कितने परसेंट होगा बेटा 225% ऑफ इनिशियल हो जाएगा, ठीक, इसीलिए ये आपके साथ डिस्कस किया गया था बेटा कि ये फाइनल एरिया ये है। अगर हमसे यहां पर ग्रोथ पूछा गया था तो इसका आंसर आना चाहिए था 125% इंक्रीज बेटा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सॉल्व करके दिखाया, बट ज्यादातर बुक्स में इसका आंसर 225% दिया गया है। क्लियर है? और एनटीए ने भी यही आंसर दिया था, चैलेंज किया होगा किसी ने तो हो सकता है ये ग्रेस हुआ हो, बट परसेंटेज ग्रोथ पूछी गई है तो ये आना था। फाइनल उसने पूछता कि व्हाट इज द फाइनल सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया बिकम्स 225% आता। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये चीजों को रिलेट कर रहा है। ओके, इसलिए ये उठाया गया था क्वेश्चन ताकि आप कंसेप्ट समझें। दूसरे देखिए बेटा, असर्शन रीजन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कार्बन, गलत हो गया, डेंसिटी बराबर होती है। मास नंबर हैज रेडियस प्रोपोर्शनल टू दिस, रेडियस इज प्रोपोर्शनल होता है बेटा, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट एंड करेक्ट हो गया। यहां पर भी वही है, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाइड, गलत बेटा, सबकी न्यूक्लियस सेम होती है, जो रेडियस है वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों एक साथ रखे गए थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अज्यूम दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव इक्वल मासेस, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होगी, इसको आप एक बार ये कर लेते हैं सेटिंग। तो क्या कह रहे हैं बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियन इज दिस एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज दिस, अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी टू द वाटर डेंसिटी। अब यहां पर फंस जाता है बच्चा बेटा, अब न्यूक्लियर डेंसिटी हमें क्लासेस में लिखवाई जाती है, वो 2.3 इंटू 10⁻70 लिखवाई जाती है, तो उससे तो 23 आ जाता बच्चों का, सीधा 10⁻3 वाटर से डिवाइड कर देते। बट अगर ये डाटा दिया है तो मुझे इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपनी जो वीडियो है इसको ऑफ किया। मास क्या होगा, मास होगा मास नंबर इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन डिवाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब बेटा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना बच गया, 1.6 10⁻⁻27 डिवाइड बाय, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 4 पाई आर नॉट का क्यूब, ये क्या बनेगा बेटा, ए की पावर 1/3 का क्यूब, ए क्यूब बनेगा, तो वो कट जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा, आर का क्यूब बच जाएगा। क्लियर है बेटा? अब हमें इसको मेहनत लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 3 10⁻⁻27 4 इंटू 3.14 इंटू आर नॉट
आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻15। अगर मैं इसको 1.2 1.2 1.2 लिख लूं, कई बच्चे कहेंगे सर हम भी ऐसे लिखते हैं, है ना, कौन ऐसे ऐसे लिखता है वो बताना बेटा, मैं सब जगह नहीं लिखता ऐसे, इस क्वेश्चन में लिख रहा हूं ताकि मुझे ऐसा दिखाई दे कहीं पे कुछ कटता हो तो मैं देख पाऊं। जैसे अगर मैं देखूं तो 3 ये 0.4, यहां डेसिमल पे कट जाएगा, ये 0.4 16 है ना ये, तो 2 बार 4 से कट जाएगा, ये 0.3 ये 0.3, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और ये 0.1 हो जाएगा। इस तरीके से हम चीजों को काट सकते हैं। अगर हम यहां से एक डेसिमल हटा दें तो ये भी हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, यहां ये बच जाएगा 10⁻⁻27 डिवाइड बाय, यहां क्या बच गया, ये हो गया 16 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 0.09 इंटू ऊपर चला गया 10⁻45। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो ये बच गया हमारे पास 10⁻18 बेटा। ओके, कुछ इस तरीके से बचना चाहिए हमारे पास ये। पॉइंट थ्री कट गया था, यहाँ 9 आ गया, ये आ गया, ऊपर ले जाते हैं बेटा इसको। ठीक है, यहां पर देखिए, अच्छा ये ऊपर चला गया 100, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नियरली 50, और ये बचेगा 9, तो ये 2/9 के आसपास बचेगा अप्रोक्सीमेटली बेटा। 2/9 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारे पास वही बन गया 18, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, एक सेकेंड, यहां देखिए बेटा गड़बड़ क्या है कि अगर हम यही वैल्यू लेकर चलते हैं जो हमने नोट्स में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो ये 2.3 के आसपास ही आएगा। बट यहां गड़बड़ क्या है कि हमें ये डेटा दिया था, हमें ये वाली वैल्यू लेनी थी, यहां 1.2 की जगह क्या लेना था बेटा, 1.5 लेना था। समझे? जो डेटा हमें गिवन है हमें उसी डेटा के साथ स्टिक करना पड़ेगा बेटा। तो अगर आप वही डेटा लेंगे जो हमने, ये एक तरह की डेरिवेशन हो गई बेटा, मैं इस क्लिप को कट नहीं करूंगा क्योंकि ये एक तरह की डेरिवेशन हो गई जो हमने क्विक शॉर्ट वन शॉट वीडियो में लिखा था, वो जो रिजल्ट था वो बिल्कुल सही बन जाएगा अगर आप इस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो ये 0.5 बनेगा बेटा। फर्दर अगर मैं देखूं इसको, तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें, ये हमारे पास 3 पे कट हो गया, जब मैं इसको कट ही कर देता हूं सीधा 2 आ गया यहां। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, यहां पर अगर आप देखें तो अब हम इसको ऐसे रख लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटा। ऊपर बन जाएगा 3.2, नीचे बन जाएगा, ये आ गया 4 इंटू 1.5 6 इंटू 1.5 9, और ये क्या है 3.14, ऊपर पावर आ गई -27 प्लस 45। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप चाहते तो यहां पर 4 से भी इसको कट कर सकते थे, बट वो चीजें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब अगर आप देखें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1.13 इंटू 10⁻17, ये 18 था, एक पावर इसको दे देंगे तो ये आ रहा है बेटा। अब अगर हम रेशो देखेंगे, यहां से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा बेटा, कोई इलाज नहीं था उसका कटिंग का। यहां पर अगर आप देखें इसको तो ये आएगा 1.13 10⁻17। डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी होती है 1000 बेटा, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 11.3 इंटू 10⁻13। इस ऑर्डर में लेकर आना था, ये 14 आ रहा था, यहां से 13 आ जाएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा 11, तो आंसर क्या आता है इसका 11। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास बड़ा ही सिंपल और इसके ऊपर बेस्ड भी रेडियस के और मास नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। न्यूक्लियस एट रेस्ट डिसइंटीग्रेट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा अगर, ये अल्फा पार्टिकल की इंटीग्रेशन या इमिशन देखेंगे तब भी हम ये बात करेंगे। मासेस कुछ इस रेशो में होंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो क्या सेम रहता है बेटा, मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मोमेंटम रिमेन कंजर्व।
तो जो वेलोसिटीज हैं वो मासेस के इनवर्स रेशो में होंगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट सेम स्पीड से, ऑपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी, द स्पीड इन द रेशो m1 m2। तो हमें देखना है v1 v2 बेटा, m1 m2 दिए हैं तो हम देखेंगे v1 बाय v2, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, उल्टा ही लिख रहा हूं मैं, मेरा ना दिमाग ठिकाने पे नहीं है। 2m1 वाले को v1 लेना था, है ना, ऐसा ही लग रहा है ना, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। यार सर को क्या हुआ, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी फील कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं, पिछले 2 दिन से लगातार आ रहे थे, टाइम बढ़ गया तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं लग रहा, तो इसीलिए अभी शाम को बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑफिस से आते ही बैठ गया फटाफट के, यार फटाफट इसको मैं रिकॉर्ड कर दूं, बच्चे वेट कर रहे होंगे न्यूक्लियाई की वीडियो के लिए, तो बस इस वजह से वो थकान चेहरे पे है, फटाफट से ठीक है चाय पी और बैठ गया, सो दैट कि मैं आपको ये 9-10 बजे तक आज वीडियो दे दूं। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6:30 बज चुके हैं, बस 8 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको दे देंगे 9 बजे तक, और कुछ नहीं है। ओके चलिए, बाइंडिंग एनर्जी नेक्स्ट है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट हमने क्या पढ़ा था वन शॉट वीडियो में, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका जब टोटल मास देखा जाता है तो ये न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। जो न्यूक्लियस जब इनको कंबाइन किया जाता है तो न्यूक्लियस का मास कम होता है, तो कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम आप केजी में लेंगे तो स्पीड को 3 × 10⁸ का स्क्वायर पुट कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी जूल में आएगी। अगर आप एएमयू में लेंगे तो ये हमारे पास 931.5 से या 930 से या 931 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाए। फिर हमने कर्व देखी थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कर्व, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बेटा बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ती है पर न्यूक्लियन, फिर कम होती है। हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मींस हायर स्टेबिलिटी, 56 की मैक्सिमम होती है, इसके सराउंडिंग में ये नियरली कांस्टेंट रहती है और फिर ये डिक्रीज होती है। तो यहां पर फ्यूजन होती है बेटा टू गेन मोर स्टेबिलिटी, यहां फ्यूजन होती है, ये टूटते हैं टू गेन मोर स्टेबिलिटी। फिर न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पॉइंट लिखे थे बेटा, ये शॉर्ट रेंज होती है, सिर्फ 10⁻⁻15 यानी कि न्यूक्लियस के अंदर काम करती है। मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है, स्पिन पे डिपेंड करेगी, पैरेलल स्पिन स्ट्रॉन्गर फोर्स। नॉट अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स नहीं होती और इसका एक्सप्रेशन सिंपल नहीं है, इसलिए हमारे सिलेबस में भी नहीं है। फिर जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बेटा तो एनर्जी रिलीज क्यू वैल्यू किसके बराबर होती है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। अगर ये मास कम हो जाए, रिएक्टेंट का ज्यादा था प्रोडक्ट का कम, तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ जाए, अगर ये क्यू वैल्यू क्या आ जाए बेटा नेगेटिव, इसका मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी हमें लिखनी पड़ेगी। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ रखा है, ये भी है, यहां पर भी वही लाइन है 2023, और ये कब आया था 2025 में। अब देख रहे हैं, इसीलिए नीट पीवाईक्यू या जेई पीवाईक्यू बच्चे करते हैं जिन्होंने कंपटीशन क्रैक करना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो स्किप कर देते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, क्या वर्ड यूज किया गया है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट विद द एटॉमिक नंबर फॉर 30 to 170। वही उठा के लाइन एनटीए ने आपसे पूछ ली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट। ओके बेटा, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, बेटा ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट होंगे, बट राइट एक्सप्लेनेशन है नहीं है। फिर अगर आप ध्यान से देखें यहां पर भी ये करेक्ट है, ये लॉन्ग रेंज है, तो ये गलत हो गया बेटा, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको ये जो एनसीईआरटी में छिपी हुई लाइंस है, मैंने ज्यादातर लाइंस ऐसे हाईलाइट कर रखी है एनसीईआरटी में जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं, वो आपके साथ शेयर की जाए, वीडियो बनाई जाए। वैसे तो एनसीईआरटी हाईलाइट बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर ने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रखी है, बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ
कुछ हाईलाइटेड पॉइंट आपके साथ शेयर किए जाएं तो आप कमेंट दीजिए बेटा। अगर ये कमेंट आएंगे, भर भर के कमेंट आएंगे बेटा, तभी मैं ये रिकॉर्डिंग इस पे मेहनत करके आपके साथ शेयर करूंगा। एक दो कमेंट के लिए शेयर नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि पहले ये 2 सीरीज कंप्लीट करने में, मैंने जैसे कहा ना, सीधा ऑफिस से आके बैठ गया, इसी में बहुत ज्यादा जान लग रही है, फाइल कंप्लीट नहीं हो पा रही। ये भी फाइल किसी से बनवाई है, ठीक है, किसी से क्या, मैडम से, अपनी वाइफ को बोल के उन्होंने ये फाइल बना के तैयार करके रखी है कि शाम को आके मैं फटाफट इसे रिकॉर्ड कर दूं बेटा। तो क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी, वो भी बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, क्या करें, है ना, सबको करनी पड़ती है मेहनत जब आपको काम करना है। आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, फीसें भर रहे हैं, आपके लिए सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं आपकी, बस ताकि आप पढ़ लें और क्रैक कर दें, अपनी जिंदगी सफल कर लें। ठीक है, एक बढ़िया डॉक्टर बन गए, एक बढ़िया इंजीनियर बन गए तो आपकी जिंदगी सफल है, उनकी टेंशन खत्म हो जाती है, फिर आप अपनी लाइफ बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। Binding energy of a certain nucleus is this. How much is the difference between the total mass? अब बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट कितना है, ये कहता है डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मास। इसी को तो मास डिफेक्ट बोला था। किसके बराबर आएगा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय सी स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻16, तो 2 इंटू 10⁻8 kg। ग्राम में लिखेंगे तो 2 इंटू 10⁻5 ग्राम। माइक्रोग्राम में लिखेंगे तो -6 ग्राम बेटा। तो ये कितना आ गया, 20 माइक्रोग्राम। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि हम दोनों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं बेटा, नीट एंड जेई एस्पिरेंट के लिए। जेई एस्पिरेंट जो हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे कोई 99 परसेंटाइल आ जाए सर बहुत है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियोस हैं। अगर कोई कह रहा है भाई मुझे तो पूरा 100% स्कोर करना है फिजिक्स में, किसी किसी पेपर में हो सकता है, सभी में नहीं, जो 3-4 टफ क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट हाँ, जो सिंपल उन 1, 2, 3 क्वेश्चन को छोड़ दो जिनमें इंटीग्रेशन भर भर के यूज होगी, तो बाकी सारे क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर सकते हैं बेटा। कुछ पेपर में तो आते ही नहीं, कोई एक आधा, अभी हमने रिकॉर्डिंग की 2026 के भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बाकी सभी चैप्टर के 23 और 25 में भी कोई 1-2 क्वेश्चन छोड़े होंगे जो बहुत लेंथी है, जो वहां बैठ के पेपर में कर ही नहीं सकता। तो 100%, 99.9% आप इनसे भी ले सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 20 माइक्रोग्राम। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस इज, एनर्जी इक्विवेलेंट बेटा E इक्वल टू mc²। मास कितना है 1 ग्राम 10⁻³ सी कितना है 9 इंटू 10⁻16। बट ये किस में आएगा, जूल में। आंसर किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किससे डिवाइड कर दोगे, 1.6 इंटू 10⁻90। तो ये जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर आप ऊपर ले जाएं 35, 32, ये बच गया 9/1.6 इंटू 10⁻32। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा। अब अगर आप ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा लगा दो, तो ये हमारे पास पहले डिवाइड कर लेते हैं, 16×5 = 5, 10 बच गया 6.6 बेटा, 26 इंटू 10⁻6। आप इसको लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड ऑप्शन बन। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर हैं। न्यूक्लियस हैविंग Z इक्वल टू 17 इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई अगर Z 17 है तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 17। तो मास नंबर कितना हो गया, 34। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 34। हैज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की एनर्जी इतनी है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई बेटा, 34 इंटू 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अनदर बी है, जेड दिस हैज टोटल 26 न्यूक्लियन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटा, 26 न्यूक्लियन, एक की कितनी है, इतनी पर न्यूक्लियन। द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखिए सब्ट्रैक्शन बता रहा हूं आपको, कहीं हो सकता है आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं एक आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूं, इस तरीके से देखता हूं, इसमें 0.6 कॉमन है,
0.6 बाहर लिख लिया, यहां क्या बच गया 2, यहां क्या बच गया 3। 26 और 34 में कुछ कॉमन है क्या? 2 तो है और तो कुछ नहीं है, तो 2 बाहर निकाल लिया। यहां क्या बच गया 17, यहां क्या बच गया 13। क्या ये बात समझ में आई? ये क्या बच गया 1.2, ये हो गया 34 माइनस 39, 5 बच गया बेटा। माइनस का आएगा क्योंकि मैंने ये कहा नहीं कि कौन सा बड़ा छोटा है, डिफरेंस निकालना है हमें। तो 1.2 इंटू 5, तो ये कितना आ गया बेटा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? नेगेटिव साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कौन सा बड़ा छोटा है, तो हमने तो इसको बस कॉमन निकाल दिया। क्लियर बात? समझे? डिफरेंस बताना था। तो ये भी एक तरीका है डिफरेंस करने का, तो आपको बस चीजें दिखनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। एन h बाई 2 पाई होता है ना बेटा, तो ये गलत होना चाहिए, यहां h बार आना था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल h बार आएगा बेटा, यहां गलती है, h बार है ऐसे। अब ये ठीक है, h बार होता है h बाई 2 पाई बेटा। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी करेक्ट है, ये ओबे नहीं करती। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, यस। मैंने पीछे बताया था कौन सी स्पिन के लिए स्ट्रॉन्गर होंगी, आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको याद है, पीछे स्क्रॉल करके नहीं देखना है। न्यूक्लियर फोर्स आर सेंट्रल, नो। चार्ज इंडिपेंडेंट, ये ठीक था, बट सेंट्रल ये गलत है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी करेक्ट है। इतनी सारी करेक्ट है, ए बी सी डी, डी नहीं, ए बी सी ई, ए बी सी ई, ए बी सी ई, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैकिंग फ्रैक्शन बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलते हैं, बट आप ये समझ सकते हैं कि ये मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन होता है। पैकिंग फ्रैक्शन को हम सिंपली जो समझते हैं, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल की जरूरत पड़े तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन के हिसाब से देख सकते हैं। तो जितना मास डिफेक्ट ज्यादा, उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है? बट इनवर्सली क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेगेटिव होता है, ये पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होगा जितना मास डिफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो नेगेटिव में ये कम होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कम होता जाएगा, तो हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं कि उसका इंक्रीज होगा, उसका डिक्रीज होगा बेटा। यहां पर देखिए बेटा, मास इज द आइसोटोप आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आइसोटोप। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 5, न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा 12 माइनस 5, 7 न्यूट्रॉन है, माइनस ये आइसोटोप का मास है, न्यूक्लियस का मास, इनटू क्या कर दोगे सी स्क्वायर, न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियस का मास सी स्क्वायर बेटा। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो में जो सॉल्यूशन बता रहा हूं ये समझ में आ रहे हो। थोड़ा सा जल्दबाजी में है, पेशेंस नहीं है क्योंकि टाइम कम है, बट बाकी सभी वीडियोस में आपको बड़े अच्छे और पेशेंस के साथ समझाए हैं, और उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूं कि इसमें भी आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि फायदा तो तभी है रिकॉर्ड करने का जब आपको समझ में आए। बस स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है पहले वाली वीडियोस के कंपैरेटिवली। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन फ्यूज टू फॉर्म हीलियम, जब 2 ड्यूट्रॉन मिलके हीलियम बनाएंगे बेटा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? तो हमने क्या लिखा था, हमें क्या दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में अगर हम देखें पर न्यूक्लियन है कितनी 7, तो इसकी 7 है, और न्यूक्लियन कितने हैं 4, माइनस रिएक्टेंट हाइड्रोजन की कितनी है 11.1.1, कितने न्यूक्लियन है 2, और ऐसे कितने न्यूक्लियस थे 2। ये 2 किसका है न्यूक्लियन का, और ये वाला किसका है नंबर ऑफ न्यूक्लियस कंबाइन। तो ये आएगा 28 माइनस 4.4 23.6। ध्यान से देखिए बेटा, तो क्या आंसर बनेगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए मास, इसकी फॉर्म में भी आंसर क्वेश्चन आता है बेटा। यहां पर अब बिना कैलकुलेटर के कई बार चीजें फंस जाती हैं बेटा, जैसे कि इस क्वेश्चन में मास नंबर दिया हुए हैं, मासेस भी दिए हुए हैं, और पूछा है कि एनर्जी कितनी होगी, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया है
235.0439 माइनस ये दूसरे का प्रोडक्ट का मास कितना है बेटा 139.9054 प्लस दूसरा इसका कितना है 93.9063। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया मास नंबर इनटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर नहीं है क्योंकि एएमयू में है, तो क्या फैक्टर दिया है बेटा 931 का फैक्टर दिया है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, वो भी इंटीजर फॉर्म में दे दिया। ऑप्शन दी होती कि भाई कोई एक आधा ऑप्शन हम फिर भी अप्रोक्सीमेशन में निपटा लेते, इसको करना बहुत ही मुश्किल है बेटा, तो इंटीजर फॉर्म में लेकर आना था, तो बहुत मेहनत लगी मुझे इसको सॉल्व करने में। तो ये इसका आंसर क्या आएगा 208 आएगा, तो मैंने इसका आंसर सीधा लिख दिया है बेटा। ओके, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, फाइल मैडम ने बनाई है, क्वेश्चन तो मैं ही कर रहा हूं। अ हाई मास न्यूक्लियाइड विद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसोसिएट इनटू टू मिडिल क्लास 118। देखिए भी कोई न्यूक्लियस था 236, ये दो में टूट गया, जिनका न्यूक्लियन है 118, उनकी बाइंडिंग एनर्जी दी है। तो एनर्जी रिलीज्ड किसके बराबर होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, एक न्यूक्लियन की इतनी, कितने हैं 118, कितनों के दो के, और प्रोडक्ट की कितनी है बेटा 7.6, न्यूक्लियन कितने हैं 236। अब इसको भी सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, सीधा 236 कॉमन ले लो, 8.6 माइनस 7.6, लो जी क्या बच गया 236 बच गया। अब एक साइड तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन देख रहे हो बेटा, ये भी 2024 का है, ये भी 2024 का है। एक पेपर में तो ये कैलकुलेशन आया कि न्यूक्लियस का क्वेश्चन आया था भाई, एक में ये कैलकुलेशन आई, बताओ ये दोनों पेपर का लेवल सेम कैसे हो सकता है, नहीं होगा, समझ रहे, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है, इसीलिए परसेंटाइल सिस्टम रखा गया, लेवल सेम नहीं है। ओके, फिर अगर आप देखें बेटा ये भी वैसा ही है, 242 वाला 221 में टूट जाता है, तो मैं सीधा ही लिख दूं बेटा इसकी 242 कॉमन आ गई, प्रोडक्ट की एक की कितनी है 8.1, रिएक्टेंट की कितनी है 7.6, तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा बेटा। बात समझ रहे, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करके जाते हैं कंपटीशन में, तो आपको पता है कि कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, तो फिर आप इस टाइप का क्वेश्चन भी जब आपके पास टाइम बचा हो तो इसकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं बेटा। क्लियर है। फिर अगर आप देखें तो ये हमेशा आपको पता होना चाहिए बेटा, आगे आने वाले क्वेश्चन में काम भी होगा, जो C12 आइसोटोप होता है C612, इसका एग्जैक्ट मास होता है 12 AMU। क्यों? क्योंकि 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ कार्बन C612 आइसोटोप, समझ रहे हैं। तो कई क्वेश्चन में इसका नहीं दिया होता मास, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये 12 होता है। एंड दैट ऑफ दिस इज दिस रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम, कहता है ये इतना है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, साथ में एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो रिलीज क्या था, क्यू वैल्यू क्या थी, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, या फिर मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट 13.00, ये सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोडक्ट का मास कितना है 12 है, माइनस कर दो इनटू C², ये वाली एनर्जी, साथ में न्यूट्रॉन का मास भी तो था, यहाँ प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन का मास भी तो था, इसी वजह से तो एनर्जी नेगेटिव आएगी बेटा, मास बढ़ जाएगा उस तरफ, इनटू C² करते। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, AMU में है, तो 931 कर लो, 930 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन में आप चीजें निपटा दें। जब आप देखेंगे इसको माइनस करके, मैं इसको कर देता हूं बेटा फटाफट से, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनता है -0.005311 इंटू 931.5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नेगेटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, तो मैं यहां एब्जॉर्ब लिख देता हूं, यहां क्यू लिखा था, तो अब मैं 2 डेसिमल खिसका लूंगा, ये बन गया ऐसे, यहां बन गया 931। अब मैं तुक्का मार सकता हूं, देखिए 9 इंटू 0.5 होता है 4.5, उसके आसपास की वैल्यू क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये बात बने। क्या ये बात समझ में आई बेटा, थोड़ा सा बड़ा है 4.5 से कितना 0.95, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी आंसर बन
ठीक है बेटा, इस तरीके से आप चीजों को खेल सकते हैं। ये क्वेश्चन पॉसिबल है, पेपर में किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी उसी टाइप का है, मास दिए हुए हैं बेटा, एनर्जी रिलीज कितनी होगी ये हमें यहां पर, अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे बेटा, यहां पर भी मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 238.05060 और प्रोडक्ट का मास कितना है बेटा, ये है 234.04360 और दूसरा है हीलियम का प्लस 4.00260। क्लियर है, इनटू इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है 931.5 से मल्टीप्लाई। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.0044 इंटू 931.5, यहां पर ये बन जाएगा फिर से उसी तरीके से 931। अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4 के आसपास आना चाहिए बेटा। कैसे, 0.4 इंटू 9 3.6, फिर एक डेसिमल और लगा दो 36, तो ये क्या बन गया 3.96, तो ये वेरी क्लोज टू 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टर्म का है बेटा, मुझे लगता है अभी आप कर लेंगे। ठीक है, पहले रिएक्टेंट का मास बेटा, कोई इलाज नहीं है बेटा, इन क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। फिर आप इसका मास ऐड कर दीजिए बेटा, ये दोनों 234, इसलिए मैं फटाफट से इसको लिख रहा हूं बस। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा और कुछ करने का नहीं है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से। जब ये वैल्यू आएगी तो ये आएगी बेटा 456। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि जो मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा तो वो बच्चे इसको सॉल्यूशन को देख के थोड़ा अपने आंसर तक पहुंच पाए बेटा। 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मैंने 2-3 वीडियो की, पिछले जो 2-3 जेई मेन वीडियो थी उनका पीडीएफ मैंने शेयर ही नहीं किया। मैं ये देखना चाह रहा था कि कौन सा बच्चा पीडीएफ से काम करता है और कौन सा नहीं करता है। कोई मांग ही नहीं रहा, तो इसलिए अब बंद कर देते हैं। क्यों मेहनत करूं, मेरा 1 घंटा जाता है इन पीडीएफ को कन्वर्ट करके अपलोड करने में, है ना। तो अब सिर्फ पीडीएफ तभी अपलोड करेंगे जब आप लोगों की डिमांड आएगी। किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो दे देंगे बेटा, नहीं तो फिर क्या जरूरत है ना। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये फ्यूजन एंड फ्यूजन के ऊपर बेस्ड आ गया, थोड़ा गलत जगह पर प्लेस कर दिया है। ये हमें दिख रहा है बेटा, ये फ्यूजन है, टूट रहा है एक हैवी, तो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा इसका। ये हमारे पास बेटा एक केमिकल रिएक्शन है, वाटर की केमिकल रिएक्शन, थर्ड एंड वन, ये गलत हो गया, ये गलत, ये भी थर्ड वन, ये भी थर्ड। फंसा पेज किसमें, इन दोनों में। अब अगर आप ये नीट एस्पिरेंट हैं या जेई एस्पिरेंट तो ये कौन ही याद रखता है, बट आपको याद रखनी पड़ सकती है। ये एक अलर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अलर्ट करने वाला कि भाई जो नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट आने वाली है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये 25 में आया था, 26 में फिर आ सकता है, नीट में आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जब ये दो ड्यूटेरियम मिलते हैं, ये हीलियम का आइसोटोप बनाते हैं, तो यहां एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये वाली ये रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी तो पॉजिटिव क्यू वैल्यू होगी, तो ये सेकंड हो गया। यहां पर ये रिएक्शन है कि अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ये मिलते हैं तो ये बनेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज। यहां ये उल्टा है। अब ध्यान दीजिए बेटा, जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है वो यहां प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो यहां रिएक्टेंट है। तो अगर इस केस में एनर्जी पॉजिटिव है, इस केस में एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, तो जब ये लिखेंगे तो यहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये इस साइड प्लस होनी थी बेटा एनर्जी, तो इधर क्या होगी, नेगेटिव, तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा, ये वाला। तो क्या आंसर बनेगा बेटा, सेकंड ऑप्शन। तो ये भी आपको अब याद करनी पड़ेगी। एनटीए इस तरीके से आ गया है कि मॉडर्न फिजिक्स की लाइन टू लाइन आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, 3 हीलियम कंबाइंड टू फॉर्म कार्बन, एनर्जी रिलीज्ड। अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ हीलियम दिया है बट कार्बन नहीं दिया। मैं आपको पीछे ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कार्बन का वो नहीं देगा एटॉमिक मास, तो आपको एनर्जी रिलीज निकालनी है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट हीलियम का मास कितना है, 4.002603,
माइनस कार्बन का परफेक्ट 12 होता है इंटू 931 आपको यहां पर करना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप इसको देखेंगे तो ये 12 तो निपट ही जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 0.007809 इंटू 931। अगर आप देखें तो ये वही, मैं उसी पैटर्न से इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा बार बार, क्योंकि ये नियरली 0.8 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 के आसपास जाना चाहिए। बट बात यह है कि हमें तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये इंटीजर टाइप नहीं होता तो मार्क करके आगे बढ़ जाते 7.2 के आसपास का। अब कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आता है 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, तो इसको लिखा जा सकता है 727। ओके, क्लियर बात बेटा? ये है वो रिजल्ट जो मैं सरफेस एरिया जो 2026 का क्वेश्चन हमने ऊपर एक देखा था उसके ऊपर बेस्ड है। और ये एस.सी. वर्मा बुक में, एस.सी. वर्मा सर की जो बुक है उसमें एक पैराग्राफ में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जेईई एस्पिरेंट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर बेस्ड, तो नीट एस्पिरेंट को ये क्लासेस में अक्सर नहीं करवाया जाता। मैंने अपने सिर्फ कुछ ही बैचेस में, जो हमारा टॉप बैच होते हैं उनमें ही बताया हुआ है बेटा ये। तो क्या होता है, समझना है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। जो सरफेस एनर्जी है बेटा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया विच इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2/3, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 बेटा। अब इन्होंने पूछ लिया पर न्यूक्लियन, अगर मैं एरिया से पर न्यूक्लियन से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ए की पावर -1/3। बट यहां क्या लिखा हुआ है 2/3, गलत है। अगर यहां पर न्यूक्लियन वर्ड काट दूं तो सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2/3, यस बेटा। फिर कहता है कूलम्स फोर्स। कूलम फोर्स में जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, तो ये आना था ए की पावर 2/3। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ 4/3, तो ये भी गलत है बेटा। वॉल्यूम एनर्जी बेटा, वॉल्यूम एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ए की पावर आर की पावर 3, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा बेटा। डी, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यस बेटा। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, ये करेक्ट है, उस पैराग्राफ से उठाया गया कंटेंट है। वाइल एस्टिमेटिंग सरफेस एनर्जी इट इज अज्यूम दैट न्यूक्लियन इंटरेक्ट विद 12, नो बेटा, सरफेस वर्ड की वजह से ये गलत है। वैसे तो जब ये जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है, जो पैकिंग फ्रैक्शन है, जो स्ट्रक्चर रिज्यूम की जाती है, 12 न्यूक्लियस ही माने जाते हैं सराउंडिंग में, बट जो सरफेस पे है उसके एक साइड तो न्यूक्लियन है, दूसरी साइड नहीं है, तो वहां 6 मान लिए जाते हैं ऑन एन एवरेज। इसलिए सरफेस एनर्जी में ये 12 नहीं होते, टोटल एनर्जी वॉल्यूम एनर्जी में ये 12 होते हैं। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, सी एंड डी ओनली इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है बेटा अल्फा बीटा गामा डीके। अब कुछ जगह ये कहा जाता है कि अल्फा बीटा गामा डीके हट गए हैं बेटा, बट ऐसा नहीं है। जो रेडियो एक्टिविटी है, हाफ लाइफ हो गया, मैंने पहले भी बताया था, एवरेज लाइफ हो गया, एक्टिविटी हो गया, वो सारी चीजें हट गई, बट अल्फा बीटा गामा के ऊपर ये बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। एक अल्फा मिट किया तो मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, जब एक अल्फा मिट करते हैं तो अल्फा का और जो ये डॉटर न्यूक्लियाई बनता है इसका मोमेंटम सेम होता है। जो क्यू वैल्यू होती है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में बढ़ जाती है। फ्यूजन में भी ये कहा जाता है कि जो एनर्जी इमिट होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। सभी की काइनेटिक एनर्जी होती है विच लेटर कन्वर्ट इनटू हीट विच इज फर्दर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, बट ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अल्फा की इसके मास के प्रोपोर्शनल, वाई की अल्फा के मास के प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, फिर अगर हम देखें बीटा डीके, बीटा एक नेगेटिव पार्टिकल होता है। अक्सर बीटा को ऐसे लिखा जाता है, बट मैं रिएक्शन में ऐसे लिखता हूं सो दैट मैं मास नंबर को आसानी से बैलेंस कर पाऊं, z z+1। यहां मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मास नंबर सिर्फ
अल्फा की वजह से इफेक्ट होता है। अब जब बीटा डीके होता है तो इनसाइड द न्यूक्लियस बीटा आया कहां से, न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही नहीं, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल था, तो चार्ज को बैलेंसिंग के लिए बीटा पार्टिकल आता है और स्पिन को बैलेंसिंग के लिए न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा तो एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। फिर एक बीटा पॉजिटिव होता है जो रेयर प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, एक रेयर प्रोसेस है, और ये अगर हमें बीटा सिंपल का है तो नेगेटिव डीके लेंगे। अब क्यों रेयर है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मास कम है, इसका ज्यादा है, तो कम मास से ज्यादा में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। न्यूट्रॉन आएगा तो बीटा पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और न्यूट्रिनो स्पिन एंड मोमेंटम सब चीजों को बैलेंस करने के लिए। फिर होता है गामा। गामा एक प्योर फोटोन होते हैं बेटा, गामा क्या होते हैं, प्योर फोटोन होते हैं, एनर्जी होती है। क्लियर बात, इसलिए ये मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को इफेक्ट नहीं करते। कब इमिट होता है, जब एक न्यूक्लियस अल्फा बीटा डीके कर चुका हो तो वो स्टेबिलिटी के लिए फर्दर और एनर्जी इमिट करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या कह रहा है देखिए, 2025 का सिंपली देखो, 2025 में जो सिलेबस अपडेट हुआ था वो 24 में हुआ था, तो उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं बेटा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है, चूज द करेक्ट फिनोमिना। न्यूट्रॉन ये सब दिया है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था बेटा साथ में चार्ज बैलेंसिंग के लिए, ये आ गया। साथ में अब न्यूट्रिनो आएगा या एंटी न्यूट्रिनो, वो आपको देखना है। तो जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या आएगा बेटा, एंटी न्यूट्रिनो आएगा। क्लियर है। फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू अ प्रोटॉन बट अ फ्री प्रोटॉन डज नॉट डिके। क्यों, क्योंकि मास बेटा न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है इसीलिए वो टूट सकता है, बट प्रोटॉन का मास कम है तो वो ऐसे नहीं टूटता बेटा। क्लियर है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी 23 में आया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, इसको कैसे करते हैं। कई बार बच्चे हर एक का लिखने बैठ जाते हैं, इतना टाइम नहीं है बेटा, ये काम नहीं कर देना आपको पेपर में, सबका नहीं लिखना, सीधा फाइनल पे आ जाओ। कितने अल्फा इमिट हैं, दो अल्फा, ठीक है बेटा। कितने बीटा इमिट हैं, एक माइनस एक प्लस, ये तो कट ही गया, माइनस प्लस तो बैलेंस ही हो जाएगा, तो क्या बचा हमें, जेड ए। तो 84 जेड प्लस कितने अल्फा हैं बेटा, 2, तो जेड कितना आ गया 80। मास नंबर कितना आ जाएगा बेटा ए, ये कितना है 2 इंटू 4, 8 माइनस कर दो बेटा 2 10, तो क्या आ गया 2 10 एंड 80, बस इतना सा काम है। क्लियर है। फिर अगर आप देखिए बेटा, इमिट 2 अल्फा पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन फिर कट गया, 2 अल्फा पार्टिकल हैं तो P की वैल्यू बतानी है, तो Z क्या होगा 92 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 88 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, 87 होगा, ये क्यों है, अच्छा 2 थे बेटा यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिट्रॉन है, तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा ये, सॉरी, ये है 92 242, ये Y बन गया 2 अल्फा 1 इलेक्ट्रॉन और 2 पॉजिट्रॉन, तो प्लस का यहां पर एक और था बेटा, तो ये Z है, तो 92 इक्वल टू Z प्लस 2 इंटू 2, अल्फा का 2 होता है बेटा, प्लस 1 बीटा का है और 2 यहां पर बीटा के हैं, तो ये आ गया Z87। क्लियर है, बात समझ में आई बेटा। तो देखिए कम ही क्वेश्चन है, बट ये मैंने फिर भी बता दिया अल्फा बीटा गामा, कि कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अल्फा की एनर्जी का आ जाए, बीटा पता हो तो आप इसको कर पाए। नेक्स्ट है फ्यूजन एंड फिजन, तो ये मैंने आपके लिए एनसीईआरटी से ही उठा के रखा है बेटा। क्या कह रहा है, ये फिजन रिएक्शन है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फिजन में एनर्जी रिलीज होती है। सेम रिएक्शन कैन प्रोड्यूस अदर पेयर ऑफ इंटरएटॉमिक इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट कभी कांस्टेंट नहीं होते, कोई भी 2 प्रोड्यूसर हो सकते हैं। ये वही न्यूक्लियर फ्यूजन की है बेटा, ये रिएक्शंस आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर हमारे पास होता है कि जो स्टार्स होते हैं, सन में जो एनर्जी है वो फ्यूजन होती है, वो मल्टी प्रोसेस होता है बेटा, हाइड्रोजन बर्न इनटू हीलियम, हाइड्रोजन बर्न इनटू हीलियम, इस साइकिल को क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी आएगी, 26.7 आएगी बेटा, जब 4 हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होंगे, 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एटम विद रिलीज ऑफ दिस एनर्जी। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का।
क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन जोर लगेगा बेटा, ये सीधा सीधा आ गया कि इनमें कौन सा करेक्ट है। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं यहां पर कि मेरे को तो याद नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर जोड़कर देखना है। यहां पर क्या है, यूरेनियम 235 प्लस 1 है, तो मास नंबर क्या होना चाहिए 236 और एटॉमिक नंबर होना चाहिए बेटा 92। तो ऐड करके देखो, ये 36 56 92 हो रहा है, हो रहा है, ये पॉसिबल है। इसमें हो रहा है, हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा। अब दो हैं, अब मास नंबर सम करके देख लो बेटा, जिसमें मैच कर गया वो करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखो 4 है, यहां 3 है, तो हमें इतना तो पता है कि फ्यूजन में 3 न्यूट्रॉन आ रहे थे, तो ये स्टैंडर्ड रिएक्शन ही इसने दे दी। ये आता है हाइपोथेटिकल फ्यूजन है बेटा 24 में। आइडेंटिफाई द इमिटेड पार्टिकल, देखिए ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। ये 92 है, ये 36 92, ये 0 हो गया, तो यहां 0 होना चाहिए। फिर हमारे पास यहां पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहां पर 236 है, 236 माइनस 141 माइनस 92, तो ये कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ये 3 तो थे ही, तो यहां 1 आएगा। ऐसा कौन सा होता है जिसका मास एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर 1, चार्ज नहीं है बट मास है, वो क्या होता है बेटा न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है। फिर अगर आप देखें बेटा, ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा जोर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जोर लगेगा, आप थोड़ा साथ देंगे बेटा। क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन डीप इन द सन इज दिस, एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ दिस इज यू, द रेशो। ठीक है, ये फ्यूजन में 2 किलो है और ये हमारे पास फ्यूजन में 2 किलो है, इन दोनों की रेशो हमें फाइंड करनी है, तो ध्यान देना है बेटा। जब एक एटम फ्यूज या फ्यूजन करता है तो एनर्जी ई प्रोड्यूस करता है। जब m ग्राम जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, उसमें कितने एटम होते हैं बेटा एवोगैड्रो, तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इतनी। क्या ये बात समझ में आई, एक एटम की फ्यूजन या फ्यूजन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो m ग्राम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो बेटा अगर हमें कोई और मास दिया हो तो उससे एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी Na/m, सॉरी Na/m इंटू E इंटू स्मॉल m बेटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं m/M Na इंटू E। ये है हमारे पास जब m ग्राम मास कन्वर्ट होगा उसकी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। ये समझ में आया बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें, बेटा, हाइड्रोजन बाय यूरेनियम, हाइड्रोजन में मास कितना है 2 kg, एवोगैड्रो नंबर सबको मालूम है, एनर्जी कितनी है बेटा 26.7। कब बेटा, जब हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम यूज हुआ था। ये m क्या है जो हमें इतनी एनर्जी देगा, एक एटम नहीं 4 एटम दे रहे, तो चारों का मास कितना है बेटा, कहां गया, ये रहा 26.7। ये समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। यहां एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 1 मत पुट कर देना बेटा कि सर ने तो m/m बताया था। ठीक है, क्लियर है। यहां ये एनर्जी कितने एटम दे रहे हैं 4, या तो इस एनर्जी को बाय 4 कर लेते 26/4, यहां फिर मास नंबर 1 पुट कर देते। समझे बेटा, एक एटम की एनर्जी है, ये 4 एटम की एनर्जी है बेटा। क्या ये बात समझ रहे हो, एक एटम की एनर्जी इतनी है, तो 4 एटम की एनर्जी। अगर आप उस तरीके से करना चाहेंगे तो इसको 1 लिख लो, यहां 4 लिख लो बेटा। क्लियर है, क्योंकि ये 26.7 क्या है 4 एटम है ना, डिटेल में ऐसे लिख देते हैं। तो हमारे पास एक एटम की एनर्जी चाहिए थी, ये किसकी थी, एक एटम। यूरेनियम में क्या होगा बेटा, यूरेनियम में अगर आप देखें तो मास कितना है, वो भी 2 kg, एवोगैड्रो नंबर सेम है, मास नंबर जो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो 235 ग्राम होता है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है बेटा 200, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही बचेगा। अब अगर आप देखें तो ये तो सेम ही था, कट गया, तो बच क्या गया हमारे पास, ऊपर चला गया 235, 26.7, नीचे क्या बच गया 4 × 200। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब इसको काटना पीटना शुरू कर दो बेटा, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है सॉल्व तो आप कर ही लेंगे,
ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये आएगा 7.5 आता है। ओके, 7.5 के बहुत पास आएगा तो 7.62 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन उतनी बड़ी नहीं है, इसको 13.6 लिख लीजिए, 2 पे 100, यहाँ 100 लगा दीजिए, फिर 4 पे काट दीजिए 0.5, उस तरीके से 7 जो लिख लेंगे आप। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कहता है ये दोनों के लिए बढ़िया है, नीट और जेईई एस्पिरेंट के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड आइसोटोप of mass m, three similar daughter nuclei of same mass are formed। फिजन हो रही है, फिजन में एक m मास था, 3 डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियन इन टर्म ऑफ मास डिफेक्ट, एनर्जी कितनी रिलीज होगी बेटा? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। हमने ये क्या कहा था? इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट कितने हैं? 3 है। हर एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना हो जाएगा हर एक का बेटा? 3 इक्वल हिस्सों में बटा इंटू वी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये क्या है? एक पार्ट का मास कितना होगा? m/3, 3 इक्वल में बटा है ना बेटा, m/3। ये x लिख लेते हैं, ये मास m था, 3 में बट गया बेटा, तो कितना हो गया होगा? m/3। तीनों की एनर्जी बेटा बराबर होगी क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? स्पीड पूछी है, तो 3 से 3 कट गया, वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर बाय कैपिटल एम। इसका रूट ले लीजिए बेटा, तो क्या बनेगा? सी बाहर आ गया, 2 डेल्टा एम बाय कैपिटल। क्या ये बात समझ में आई? बढ़िया क्वेश्चन है ना? ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर मान लो पहली बार बच्चा पेपर में देखे तो काफी सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अब सब में हम यही इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कहते हैं स्टार हैज 100% हीलियम कंपोजिशन, इट स्टार्ट टू कन्वर्ट 4 हीलियम इनटू कार्बन, 3 हीलियम इनटू कार्बन, ट्रिपल अल्फा प्रोसेस इसको नाम दे दिया। ठीक है, ये हमने जो पहले भी एक इक्वेशन इसकी ऐसी करी थी। मास ऑफ द स्टार इज दिस, जनरेट एनर्जी एट द रेट, जो हमारे पास टोटल एनर्जी जनरेट हो रही है वो कितनी है बेटा? 5.808 10 की पावर 30 जूल पर सेकेंड। वॉट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस हीलियम इनटू दिस इज दिस 10। तो पर रिएक्शन एनर्जी कितनी है बेटा? पर रिएक्शन एनर्जी कितनी है वो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी बेटा? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट क्या होगा? 3 इंटू 4.026 जो हमने पहले किया था बेटा, इंटू 12 इंटू सी स्क्वायर की जगह यहां पर क्या यूज कर लेंगे? वही 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब 0.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन गया 0.78, जो मैंने पहले भी लिखा था। अगर आपको याद हो बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम इसे कर चुके हैं, तो मैंने कहा था कि ये हमारे पास 0.8 के आसपास है, इंटू 9 कर देंगे तो हमारे पास 7.2 के आसपास आ जाएगा। उसमें आंसर आया था 727 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने लिखा था। ठीक है, वो अब भी आप यूज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्यूजन कितनी होंगी बेटा? पर फ्यूजन इतना है, पर रिएक्शन और पर फ्यूजन। एक रिएक्शन में, एक फ्यूजन में इतना है, तो नंबर ऑफ फ्यूजन कितनी होंगी? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन वन रिएक्शन। ध्यान देना है बेटा, एक फ्यूजन में इतनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी इतनी है, तो नंबर ऑफ फ्यूजन कितनी लग जाएंगी? इसको आप 5.808 10⁻30 डिवाइड बाय 0.78 इंटू 9.31 ऐसे कर सकते हैं। मेगा को 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लें। क्या ये बात समझ रहे हैं? अब ये अगर आप इसको सॉल्व करें बेटा, तो ये हमारे पास आता है 0.5 इंटू 10⁻43, ये आता है 5 इंटू 10⁻42। ये नंबर ऑफ फ्यूजन है। इसने क्या पूछा? रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीलियम। एक फ्यूजन में कितने हीलियम कंज्यूम हो रहे हैं बेटा? 3। तो रेट ऑफ
कन्वर्जन ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 15 × 10 की पावर, तो क्या आ जाएगा बेटा ये 15। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। अक्सर मैं ये इस पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन में आज थोड़ी सी टाइम की कमी है तो मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। अगर आप लोग फिर भी आपको लगे कि नहीं सर सारी कैलकुलेशन करके बताओ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको अलग से आपको कैलकुलेशन करके बता दूं बेटा। बट करना तो वही है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है और इसमें कुछ खास काम नहीं है। यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, ये कन्वर्जन दी हुई है, फाइनली हमारे पास क्या हो रहा है, ये है, कहता है लिथियम का मास दे दिया, हाइड्रोजन का मास दे दिया, हीलियम का मास दे दिया, और हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा है, ये ध्यान से देखेंगे, H12। मैं कंबाइन कर रहा हूं इनको इक्वेशंस को, ठीक है, ये किसके बराबर बनेगी, 2 टाइम्स हीलियम बनेगी। क्लियर है, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरीके से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं, इन दोनों को प्लस कर दूं बेटा, तो इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, तो क्या बचा, हीलियम ये और ये 2 बच गए बेटा। इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन बन जाएगी। ओके, ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन एनर्जी रिलीज्ड बेटा, एनर्जी रिलीज किसके बराबर होगी, मास ऑफ लिथियम कितना दिया है 6.01690, हाइड्रोजन कितना दिया है 2.01471, माइनस हीलियम का कितना है बेटा 4.00388, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या फैक्टर है 931 ये मास कितना आएगा बेटा, अगर आप देखें तो ये 8.03161 आएगा, उधर से आ जाएगा 8.00776, 931.5 बेटा, ये आएगा 22.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इज दिस द एनर्जी रिलीज्ड इफ ऑल एटम इन 120 ग्राम। तो मैंने क्या कहा बेटा, एक फ्यूजन में एनर्जी कितनी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब 240 ग्राम फ्यूजन होगा तो एनर्जी कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर करके बताया था। तो 120 ग्राम में एनर्जी कितनी होगी बेटा, Na इंटू 200 डिवाइड बाय 240 इंटू 120 बेटा, तो ये कितनी आ गई, अगर आप सीधा सीधा देखें एनर्जी रिलीज्ड तो ये किसके बराबर आ गई बेटा, ये 2 से कट गया और ये 100, तो 100 एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमें क्वेश्चन में दे दिया 6 इंटू 10⁻23, तो ये क्या आ गया 6 इंटू 10⁻25, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 6। क्लियर है, तो ये थी हमारे पास बेटा मॉडर्न फिजिक्स के न्यूक्लियाई की जेई मेन पीवाईक्यू की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।